Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter legislature and under this chapter we are discussing the law making process of the parliament. And under this we have seen in the previous class that law making is not simply a legal procedure, but it is also a political course of action, because whenever the decision regarding any law is taken by the government not only think about the legal aspect of the law, but the government also think about what kind of support or opposition the bill is likely to produce. If any new bill is going to be introduced in the parliament, it is likely to create a kind of opposition or support in the parliament. So the government calculate किस तरह का सपोर्ट या अपोजिशन जो है वो इस बिल के कारण आएगा, एंड हाउ इट कैन इम्पैक्ट द इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑल्सो. देयर मे बी सम ऐसे लेजिस्लेशन आ सकते हैं, कोई ऐसा बिल हाउस में आ सकता है, बिकॉज ऑफ दैट बिल द इलेक्टोरल prospect of ruling party will become very bleak. वो अगर उस तरह का कोई बिल आ रहा है तो उससे उनको नुकसान हो सकता है. ये इसकी वो कैलकुलेशन करते हैं कि इस बिल के आने से हमें इलेक्शन में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, एंड देन ओनली द डिसीजन इज टेकन रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल. And moreover we have also seen कि in the coalition government what we find कि government का है जो authority में decline आया है, because in that type of government the law making process में इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी बिल आ रहा है उसको जो constituent units हैं coalition के, उनका उस पर क्या opinion है. एंड देन वी हैव ऑल्सो सीन कि एक बार जब ये डिसाइड हो जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर बिल जो है वो आनी है, तो सबसे पहले क्या होता है, उस बिल की ड्राफ्टिंग होती है, और जो ड्राफ्टिंग है वो जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है वो उसकी ड्राफ्टिंग करती है. एंड ड्राफ्टिंग के बाद उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है. इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउसेज, इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, इफ it is a non-money bill. And according to article 109 of our constitution, money bill can only be introduced in the Lok Sabha, है ना. and we have also seen कि अगर कोई एक तो इंट्रोडक्शन हो गई किसी भी हाउस में, और अगर ये एक किसी भी मेंबर जो है हाउस का वो उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है. अगर वो कोई मिनिस्टर है तो इसको हम गवर्नमेंट बिल कहते हैं. अगर वो एक प्राइवेट अगर एक कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस है जो कि मिनिस्टर नहीं है, नॉन मिनिस्टर, अगर कोई इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं. उसके बाद क्या होता है, उस पर डिस्कशन होता है, बिल पे जो ड्राफ्ट है उस पर डिस्कशन होती है. एंड इन ऑर्डर टू डिस्कस द ड्राफ्ट थॉरली व्हाट इज डन, दैट कमिटीज आर फॉर्म्ड इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स को मिला के कमेटी बनाई जाती है, और ये कमेटी जो है वो पूरा थॉरली डिस्कशन करते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद वो एक रिपोर्ट बना के देते हैं, अपनी रिकमेंडेशन देते हैं हाउस को. एंड दिस इज़ द रीज़न वी हैव सीन कि जो कमिटीज़ हैं उनको मिनिएचर लेजिस्लेचर का नाम दिया गया है ना. तो पहला स्टेज हो गया इंट्रोडक्शन, और उसके बाद डिबेट होना, डिस्कशन होना कमेटी में, एंड कमेटी का रिकमेंडेशन देना. और सेकेंड स्टेज जो है
वो है जिसमें कि कमिटी के रिकमेंडेशन पे डिबेट एंड डिस्कशन जो है वो हाउस में होती है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेज होता है जिसमें डिबेट एंड डिस्कशन होता है। सो we have discussed the first stage and now we are discussing the second stage, and under this second stage what is done? Debate and discussion on the recommendation of the कमिटी की जो रिकमेंडेशन होती है उस पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। एंड ये सेकेंड स्टेज इसी को कहते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, और इस थर्ड स्टेज में क्या होता है जो कि फाइनल स्टेज होता है। इस व्हाट हैपेंस इन दिस थर्ड स्टेज, द बिल इज वोटेड अपॉन, बिल पर वोट की जाती है। एंड व्हाट वी फाइंड कि अगर बिल सिंपल मेजॉरिटी से मिल जाती है, यानी कि अगर बिल के सपोर्ट में 1 more than half मेंबर जो हैं वो आते हैं तो वो बिल पास हो जाती है ना। तो थर्ड स्टेज जो है वो थर्ड स्टेज इज वोटिंग ऑन द बिल। और अगर एक हाउस में उसको मेजॉरिटी मिल जाती है, वहाँ वो पास होकर के फिर नेक्स्ट हाउस में जाती है। एंड अगर नॉन मनी बिल है तो नेक्स्ट हाउस भी सेम प्रोसेस से गुजरेगी, और उसके पास कोई टाइम का ऐसा लिमिटेशन नहीं होता है ना। सेम प्रोसीजर करते हुए वो कितने भी समय तक अपना डिबेट एंड डिस्कशन कंटिन्यू करेगी। एंड कोई भी लॉ तभी बनता है, कोई भी बिल जो है वो लॉ में तभी कन्वर्ट होता है जबकि उसको दोनों हाउस पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, एंड प्रेसिडेंट जब उस पर सिग्नेचर करते हैं। तो हियर वी फाइंड दैट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिल टू be converted into a law that it must be passed by both houses of the parliament. And what we find, suppose there is disagreement between the two houses regarding the bill, है ना। तो एक तरह का डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। डेडलॉक का मतलब मैटर जो है वो रुक गया, इट इज़ नॉट मूविंग अहेड, है ना। तो ये जो डेडलॉक क्रिएट हो जाता है दो हाउस के बीच में, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है? इट इज़ रिजॉल्व थ्रू अ जॉइंट सेशन। दोनों हाउस की जॉइंट सेशन बुलाई जाती है, और इस जॉइंट सेशन में डिसीजन लिया जाता है, बिकॉज दोनों हाउस ने अलग अलग उस पर डिस्कशन किया, डिबेट किया, वोटिंग की, और कोई उसका जो कहेंगे कंसिक्वेंस नहीं हो पाया, बिकॉज दोनों हाउस के जो व्यूज थे वो डिफरेंट थे। तो उस कंडीशन में ही ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग मीन्स बोथ द हाउसेज आर सिटिंग टुगेदर, और फिर वहाँ पर तब वोटिंग होती है, और वोटिंग में वही सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, 1 more than half। और ऐसा देखा जाता है कि मोस्टली जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, जॉइंट सिटिंग होती है, तो लोकसभा के ही फेवर में डिसीजन होता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो सी दैट the MPs do not take part in the voting according to the interest of the house, but they follow the interest of the political party. So in this way जो एक नॉन मनी बिल होती है वो उसका यही प्रोसेस होता है दोनों हाउस से पास होने का। एंड नाउ वी कम टू इफ वी कम टू मनी बिल,
वी आर अवेयर ऑफ द प्रोसीजर। जिस तरह से फर्स्ट इसको इनिशिएट, इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा, इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन द राज्यसभा, इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा, है ना। एंड आफ्टर लोकसभा में वैसे ही जैसे अभी पहला वाला जो हमने मनी बिल को देखा, नन मनी बिल का जो प्रोसेस था, द सेम प्रोसेस इज फॉलोड फॉर द मनी बिल ऑल्सो इन द लोकसभा। तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज से पास होते हुए ये लोकसभा से इस पर वोटिंग हो जाती है। अगर उसको मेजोरिटी मिलती है, सिंपल मेजोरिटी, तो फिर ये राज्यसभा के पास जाती है एंड राज्यसभा इज बाउंड टू टेक एक्शन विद इन 14 डेज, है ना। अगर राज्यसभा इज नॉट एबल टू टेक डिसीजन विद इन 14 डेज, देन द बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड, है ना। ऐसा माना जाएगा कि बिल जो है वो पास हो गई है। या फिर अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा कुछ अमेंडमेंट्स के साथ वापस करती है लोकसभा को, तो इन दैट सिचुएशन द लोकसभा हैज द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट दोज रिकमेंडेशंस और नॉट टू एक्सेप्ट। ओके, तो ये चीजें हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों हाउस से पास हो गई बिल अगर, तो फिर वही प्रेसिडेंट के पास जाती है और प्रेसिडेंट उसमें अगर साइन कर देते हैं तो वो बिल बन जाता है, बिल बन जाता है लॉ, है ना। तो इस तरह से लॉ का ये पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस हमारा है। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज how does the parliament control the executive. We have seen one of the most important function of the parliament is to control the executive. So now we will discuss in detail what are the various ways or what are the various tools through which the parliament controls the executive. How does the parliament exercise control over executive? Okay. So here the first question is, what is the need to control the executive? Why there is need to control the executive? There is need to control the executive because the executive has immense power. The constitution has given vast powers in the hands of executive. If there is no provision for controlling the powers of the executive, then in that situation the executive may turn dictator. डिक्टेटर जो हम कहते हैं वो उसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्टेटर? डिक्टेटर वन हु डिक्टेट्स, वन हु ऑर्डर्स एंड द अदर्स आर बाउंड टू फॉलो दैट ऑर्डर. दे हैव नो ऑप्शन to go against the order of that person who is called dictator. तो जो हमारा सिस्टम है, constitution है, the constitution has given immense power to the executive, but at the same time the constitution has made provisions for controlling the powers of the executive, as we have seen when we were discussing the functions of the constitution. On the one hand, the constitution tells what are the powers of different organs of the government. On the other hand, it puts limitations on the powers of the government. तो ये बहुत important होता है. अगर गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट नहीं किया जाएगा तो इट कैन टर्न डिक्टेटर. लाइक कई बार ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करके डिक्टेटर बन सकते हैं. लाइक हिटलर जो डिक्टेटर बने,
उसके पीछे जो हम अगर देखते हैं रीज़न जो था, हिटलर वॉज यूजिंग ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स. ही वॉज नॉट गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. द वेमर रिपब्लिक जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अगेंस्ट वो बिल्कुल भी नहीं गया, लेकिन फिर भी वो डिक्टेटर बन गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लूप होल्स रह जाते हैं कई बार, कई कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाते हुए एक जो रूलर है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रूलर, कैन टर्न डिक्टेटर. तो ये our constitution makers were very much aware of all these problems, and that is the reason they have made provisions for controlling the executive, so that there should not be any kind of dictatorship in the country. Because क्या होता है, जो हम जिस parliamentary form of government की बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट होती है उसको द गवर्नमेंट हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, है ना. तो अगर उसके पास मेजॉरिटी लोकसभा की मेजॉरिटी है उसके पास, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि द गवर्नमेंट बिकम्स वेरी पावरफुल. तो गवर्नमेंट जिसकी भी होगी, जिस भी पार्टी की हो या कोalition की हो, मेजॉरिटी तो उसको होना ही है लोकसभा में, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पावरफुल बन जाती है, क्योंकि लोकसभा को वो अपने हिसाब से चला सकती है, बिकॉज इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी. तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है, उसमें देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ growing up of cabinet dictatorship, where the cabinet leads and the house merely follows, है ना. कैबिनेट जो है वो डिक्टेट कर रहा है, कैबिनेट लीड कर रहा है, और जो हाउस है इट इज ओनली फॉलोइंग द कैबिनेट. बट दिस डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट कैन बी चेक्ड if the parliament is active and vigilant, because our constitution has made provisions for parliamentary control over executive. तो इस कंट्रोल को लाने का यही रीज़न था कि गवर्नमेंट जो है वो तानाशाह न बने, है ना. सो इस पर्पज से हमारे पार्लियामेंट को बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं. इतना ही नहीं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको भी बहुत सारे पावर और फ्रीडम दिया गया है, ताकि वो अपने काम को इफेक्टिवली और फियरलेसली कर सके. बिकॉज अगर जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दोज हु आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, इफ दे आर नॉट फ्री, if they are supposed to work under fear, then in that situation they will not be able to represent the people in the proper manner. So it was very much important for these legislators that they must be free. They must have some powers, so that they can represent the people in a proper and effective manner without any fear. And this is called parliamentary privilege. Parliamentary privilege इसको हम कहते हैं. This is called parliamentary privilege. Okay. तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब क्या हो रहा है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, दे आर गिवन सम फ्रीडम एंड पावर, सो दैट दे कैन रिप्रेजेंट द पीपल in an effective and fearless manner. And for that purpose, it is provided in our constitution that no action can be taken against a member for whatever the member may have said in the legislature. No action can be taken on this ground. This is parliamentary privilege. ये उनको एक privilege दिया गया है, special power दिया गया है, that they are free to express themselves in the
house, and whatever they are saying in the house, on that basis there no action will be taken against them, because they are representing the people of their constituency. और इस रिप्रेजेंटेशन में कोई obstruction नहीं आना चाहिए. There should not be any kind of obstruction in this representation. There should not be any kind of fear in the mind of the representatives in representing the people of their constituency, and that is why this parliamentary privilege has been given to the member of the parliament, that they can say anything in the house, and on that basis no action can be taken against them. Otherwise, what we find, if we say anything which is not correct, or any type of thing which we say, on that basis contempt of the defamation case आ सकता है हमारे against, contempt का केस आ सकता है. तो ये चीज़ों से वो फ्री होते हैं, और इसी को हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं. एंड नाउ वी विल सी कि the constitution has given some powers, some tools in the hands of the parliamentarians, so that they can represent the people in a proper manner, and they can exercise control over the executive. And in these tools, the most important tool or instrument of parliamentary control is deliberation and discussion. So the first tool is deliberation and discussion. So deliberation and discussion, this is the most important instrument in the hands of the parliament to control the executive. The parliament is a platform where discussions are done on the national level. जो भी issues हैं national importance के, उसको यहाँ पर discuss किया जा सकता है. Or we have seen when we were discussing the importance of parliament, this is the only organ of the government which is a truly representative body of the people. तो यहाँ पर जो representatives आते हैं वो deliberation करते हैं, discussion करते हैं, और इस तरह से गवर्नमेंट पर एक बहुत ही अपना important control करते हैं. ये जो deliberation and discussions हो रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रास्ता है, कहाँ पर किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, दैट इज़ लॉ मेकिंग प्रोसेस, जो हमने अभी वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ. तो व्हाट वी फाइंड कि जो भी लॉ इनिशिएट होता है, जो भी बिल इनिशिएट होता है हाउस में, दैट बिल इज़ अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. देयर मस्ट बी सम पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड एनी बिल. तो जब भी बिल गवर्नमेंट बिल आ रही है तो उसके पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है. तो जब भी इस बिल पे डिस्कशन होता है, व्हेन एवर देयर इज डिस्कशन ऑन द बिल इन द हाउस, द डिस्कशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉलिसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव. कि अगर इस तरह का बिल आ रही है, उसके पीछे जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को एम किया जाता है बाय द parliamentarian. They get an opportunity to discuss on the policy direction of the executive. क्या उसकी पॉलिसी है, वो किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने जा रही है. इन सब चीज़ों पे जो लेजिस्लेचर्स होते हैं वो डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं. एंड ये लॉ मेकिंग प्रोसेस के दौरान ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रोल होता है. अदर देन दिस वी ऑल्सो फाइंड कि दिस कंट्रोल कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज्ड during the general discussion in the house. Whenever general discussion is going on, then also there can be control of the executive. And in this regard, the most important tool under this deliberation and discussion is question hour.
question are, as I told you earlier also, whenever the house is in session, during the session every day from 11 to 12 o'clock का जो टाइम होता है, that 1 hour is question hour. And this question hour में what happens that the parliamentarians can ask any question from the ministers, and the ministers have to answer the question. They cannot ignore the question. They will have to answer the question. Not only this, the answer should be satisfactory. Okay, so this is question hour. And one more thing is there ki whatever questions are being asked during the question hour, prior notice is given to the concerned ministry regarding the question. ठीक है, पहले ही उनको बता दिया जाता है कि we are going to ask this question, ताकि वो अपना प्रिपरेशन सही से कर ले आंसर देने में. वो डिससेटिस्फैक्ट्री आंसर उनको नहीं देना, उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना है ना. तो ये चीज़ें होती हैं कि क्वेश्चन आवर में उनको प्रायर नोटिस मिल जाती है, प्रायर क्वेश्चन पता चल जाता है और वो उसको प्रिपेयर करके आते हैं. एंड दैट इज़ वाई दे हैव टू आंसर द क्वेश्चन. दे कैन नॉट स्किप द क्वेश्चन कि उनको आंसर नहीं देना है, वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं. और जैसे ही 11 से 12 क्वेश्चन आवर होता है एंड 12 o'clock में 0 hour स्टार्ट हो जाता है. ये 0 hour जो है 0 hour 12 o'clock में स्टार्ट होती है. और इस समय हम क्या देखते हैं कि मेंबर्स जो हैं वो किसी भी मैटर पे दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी फील्ड. whatever they think is important, they can ask the question from the ministers. But there is difference between 0 hour and question hour. दोनों में ही हम देख रहे हैं क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है. एज आई टोल्ड यू, क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो प्रायर बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं. बट 0 hour में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, द गवर्नमेंट इज द मिनिस्टर्स आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द क्वेश्चन. किसी भी क्वेश्चन को अचानक से पूछा जा सकता है. एंड दैट इज द रीजन वी हैव सीन that in the question hour, whatever questions are being asked by the members of the parliament, the ministers are bound to answer the question. But the ministers are not bound to answer the questions which are asked during 0 hour. So this is the difference between 0 hour and question hour. And one more thing we will see. The question hour is the most effective method of keeping a whistle on the executive. The experience have shown that the parliamentarians are also very much active during this question hour. They have shown great interest in question hour. And what we find that maximum attendance is recorded during this time only. The session is for the whole day, but what we find कि mostly जो सबसे ज़्यादा attendance दिन भर का होता है वो इसी टाइम का होता है. इसके बाद वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये क्वेश्चन आवर जो है उसमें पार्लियामेंटेरियंस दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड. दे हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन आवर. और ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है गवर्नमेंट पार्लियामेंट के हाथ में, जिससे कि वो इसको कंट्रोल करती है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है. और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका पर्पस क्या होता है? द पर्पस इज टू एलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. कोई भी जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स हैं उस पर गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन निकालना. लाइक कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर हो सकता है, लाइक प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. देन फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी अगर कम हो गई है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. या फिर अगर वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनके साथ किसी तरह की एट्रोसिटी हो रही है, किसी तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ है अगेंस्ट दिस वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं. अगर कहीं पर कुछ राइट हुए, वायलेंस हुआ, उसके रिलेटेड, या फिर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस
पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन पूछने का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशंस निकलवाना, है ना। तो ये क्वेश्चन आर जो है वो लोगों को, वो पार्लियामेंटेरियंस को एक मौका देता है ताकि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके और साथ ही साथ अपने जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो आ रहे हैं उस कंस्टिट्यूएंसी के प्रॉब्लम को भी वो सामने रख सके। और नॉट ओनली दिस, वी फाइंड कि मेनी टाइम्स whatever discussion is going on during the question hour, that becomes so heated that we can see the members, they are raising their voice, they are walking to the well, they are walking out and protest to make their point. So all these things are done by the parliamentarians, and these things are done in order to pressurize the government, in order to gain concession from the government. But many times these kinds of move like walking out जो होती है उसकी बहुत क्रिटिसाइज की जाती है, बिकॉज इससे टाइम का लॉस होता है. दिस इज लॉस ऑफ लेजिस्लेटिव टाइम, द टाइम विच कैन बी स्पेंट ऑन डिस्कशन. पॉजिटिव डिस्कशन किया जा सकता था, फ्रूटफुल डिस्कशन किया जा सकता था, उसकी जगह पर आप वॉकआउट कर रहे हैं. दैट इज द लॉस ऑफ लेजिस्लेटिव टाइम. बट एट द सेम टाइम वी विल सी कि इसको हम लॉस नहीं कहेंगे, बिकॉज ये तो एक बहुत बड़ा टूल है इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंटेरियन कि वो गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो गवर्नमेंट से कुछ कंसेशन गेन कर पा रहे हैं, वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना पा रहे हैं, है ना. जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे तभी तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट विल बिकम अनअकाउंटेबल एंड इट कैन टर्न डिक्टेटर ऑल्सो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है in the hands of the parliament. We will discuss other instruments of controlling the executive in the next class.